हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने गैसों के नियम पढ़े, जिसमें पहला नियम अपन ने स्टार्ट किया था और वो था बॉयल का नियम। और बॉयल के नियम में अपन ने बताया था कि यदि नियत ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है या PV बराबर कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने बॉयल का नियम और इस पर आधारित क्वेश्चन अपन ने देखे थे। कुछ इसी पर आधारित क्वेश्चन, एक तरह से बच्चों बॉयल का जो नियम है वो समतापी प्रक्रम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? समतापी प्रक्रम का, जहाँ पे ताप समान रहे। तो बच्चों यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, एक झील की तली में वायु का एक बुलबुला बनता है। जब ये बुलबुला झील की सतह पर पहुंचता है तो उसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है। तो उस झील की गहराई कितनी होगी ये आपको देखना है। तो बच्चों अपन ये मान के चलेंगे कि झील के पूरे पानी का जो टेम्परेचर है वो नियत है। झील के पूरे पानी का टेम्परेचर नियत है, अर्थात पेंदे के लिए P1 V1 और सतह पर P1 V1 का मान क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या है अपना, एक झील के पेंदे, एक झील के पेंदे पर बॉटम पर वायु का एक बुलबुला बनता है। वायु का एक बुलबुला बनता है। जब यह बुलबुला झील की सतह पर पहुंचता है जब यह बुलबुला झील की सतह पर पहुंचता है तो उसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है। एक झील के पेंदे पर वायु का एक बुलबुला बनता है। जब यह बुलबुला झील की सतह पर पहुंचता है तो उसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है। तो झील की गहराई ज्ञात करो। क्या करना बच्चों? आपको झील की गहराई ज्ञात करनी है। सपोज करो बच्चों अपने पास ये झील है और इस झील की जो गहराई है वो मैं मान लेता हूं कि h है। आपको ये पता है यहां पर r त्रिज्या का एक बुलबुला बनता है और बच्चों जब ये बुलबुला इस झील की सतह पर पहुंचता है तो इसकी त्रिज्या 2r हो जाती है। ये कहा गया है। अब आपको पता है ये अपन मानना पड़ेगा कि झील के चाहे सतह हो चाहे अंदर कोई सी भी गहराई हो, झील के पानी का ताप अपन समान मान के चलेंगे। और बच्चों अगर अपन को मान लो ये नहीं दिया जाए, अगर मान लो झील की सतह पर टेम्परेचर इतना है और नीचे टेम्परेचर इतना है, तो फिर अपन ये कहेंगे कि PV/T का मान कांस्टेंट रहेगा। PV = nRT होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो तो फिक्स होंगे, तो PV/T का मान कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज अपन ये मान के चलेंगे टेम्परेचर फिक्स है और टेम्परेचर अगर मान लो नियत है तो यहाँ पर P1 V1 बराबर यहाँ पर P1 V1। तो बच्चों यहाँ पर जो दाब होगा वो आपको पता है किसके बराबर होगा? वायुमंडलीय दाब प्लस HDG के बराबर होगा।
आपको पता है कि गहराई पर जाने पर दाब बढ़ता है और ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है। अगर पानी सतह पर आपको पता है कि यहां पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो जैसे आप गहराई पर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा और कितना होगा, HdG के बराबर बढ़ेगा। तो पानी के स्तंभ की H ऊंचाई के बराबर दाब बढ़ेगा और यहां पर बच्चों बुलबुले का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 4/3 πr³ होगा। जब सतह पर अपन पहुंचेंगे तो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी P0 के बराबर हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब, और मैं ये कहूँगा P0 इंटू 4/3 πr³ और ये बच्चों 8 बन के बाहर निकलेगा और ये बनेगा P0 प्लस HdG इंटू 4/3 πr³ जो बनेगा P0 इंटू 4/3 πr³ इंटू 8 बनेगा। ये पूरा फैक्टर गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता चल गया कि जो HdG होगा वो किसके बराबर होगा, 8 P0 माइनस P0 मीन्स 7 P0 के बराबर होगा। या H पानी का घनत्व तो बच्चों 1000 होता है, G का मान मैं 10 मान लेता हूँ, 7 और वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बच्चों कटेगा, 4 घात से कट के 1 घात बच जाएगी और जो झील की गहराई है वो कितनी आ गई बच्चों, 70 मीटर आ गई। झील की जो गहराई है वो 70 मीटर आ गई। अब बच्चों ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी काम में आ रहा है कि गहराई पर जाने पर दाब बढ़ता है, ऊंचाई ऊपर जाने पर दाब घटता है, क्षैतिज दिशा में दाब क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता चल गया है, एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी काम में आ रहे हैं और एक आपके बॉयल का नियम का कॉन्सेप्ट भी इसमें काम में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, बच्चों 80 सेंटीमीटर लंबी एक सकड़ी कांच की नली है, सकड़ी नैरो ग्लास ट्यूब है, एक 80 सेंटीमीटर लंबी कांच की सकड़ी नली नैरो ट्यूब 80 सेंटीमीटर लंबी कांच की एक सकरी नली को 40 सेंटीमीटर गहराई तक पारे में डुबाया जाता है। अब नली के ऊपरी सिरे पर अंगूठा लगाकर नली को ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे से बाहर निकाला जाता है। तो 20 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ नली में बना रहता है तथा शेष
नीचे गिर जाता है। शेष नीचे गिर जाता है तो वायुमंडलीय दाब होगा। वायुमंडलीय दाब कितना होगा? और पहला ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर वायु के स्तंभ के बराबर। सेकंड 20 सेंटीमीटर वायु के स्तंभ के बराबर। तीसरा 60 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। और फोर्थ 20 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। ये बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपन इसको सोल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। और ये बच्चों एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। ध्यान दो बच्चों, पहले केस में क्या था, ये अपन ने नली को 80 सेंटीमीटर अपने पास लंबी नली थी और इसको अपन ने पारे में डुबोया। ये पारे से भरा पात्र लिया और अपन ने पारे में डुबोया। तो बच्चों ये 40 सेंटीमीटर तक यानी आधी लंबाई तक इसको क्या किया गया, पारे में डुबोया गया। ये पारे में 40 सेंटीमीटर पारे में है और यहां पर 40 सेंटीमीटर में वायु है। यही केस बना। और बच्चों आपको पता है कि यहां पर जो दाब होगा, सपोज करो कि इस पाइप का जो काट क्षेत्रफल है वो A है। इस पाइप का या इस नली का जो काट क्षेत्रफल है वो क्या है बच्चों, A है। आपको पता है यहां पर जब ये पाइप खुला है तो यहां पर इस पूरे खुले हुए पाइप में यहां पर दाब जो होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, जिसको मैं P नोट से व्यक्त कर रहा हूं। दाब किसके बराबर होगा, P नोट, वायुमंडलीय दाब P नोट के बराबर होगा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसमें अंगूठा लगाकर इस नली को बंद कर देते हैं। ठीक है। और इसको अपन बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने पर क्या हो रहा है, ये नली ऊपरी सिरे से बंद हो गई। तो यहां पर क्या होता है कि 20 सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पारे का स्तंभ बचा रहेगा, यह कहा गया है। और बाकी पारा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है बच्चों। तो मैं ये मान लेता हूं कि सपोज करो कि अब यहां पर जो दाब है वो क्या हो जाता है, P हो जाता है। पहले ये जो वायु थी यहां पर दाब P के बराबर था, P नोट के बराबर था। और अब जो दाब है बच्चों क्या मान लेता हूं, P नोट। अब आपको यह पता, जैसे ही इस नली के बाहर निकलूंगा तो दाब किसके बराबर हो जाएगा, P नोट। तो अब क्या करेंगे आप, मैनोमीटर की इक्वेशन लगाएंगे। इसके अंदर, पूरे के अंदर जो दाब है वो P रहेगा। फिर मैं नीचे की ओर जा रहा हूं तो प्लस ρg H। तो ये क्या बनेगा बच्चों, रो मरकरी इंटू G इंटू H, सेंटीमीटर में ही ले लेता हूं मैं। और ये बच्चों P नोट के बराबर आज, सॉरी ये P है और ये बच्चों आ जाएगा P नोट के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां पर बार वायुमंडलीय दाब, बार जैसे नली के बाहर निकलेंगे तो बच्चों दाब किसके बराबर हो जाएगा,
इस खुले सिरे पर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जो P बनेगा वो बनेगा P0 माइनस रो मरकरी G इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रक्रम कैसा है बच्चों, नियत ताप क्या मान के चलेंगे, नियत मानेंगे, और नियत ताप पर P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो बच्चों क्या इक्वेशन लगाऊंगा, पहले वाले केस में मैं कहूंगा P0 इंटू A इंटू 40। ये जो वायु स्तंभ है इसका जो आयतन है वो कितना हो गया, A इंटू 40। और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये P0 इंटू रो मरकरी G इंटू 20 इंटू क्या बनेगा, A इंटू 60। आपको पता है कि ये जो वायु स्तंभ बना ये कितने का, लंबाई कितनी बनी इसकी, 60 सेंटीमीटर बने। अब बच्चों देखो A और A कैंसिल हो जाएगा, यहां से 20 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और ये बनेगा 2P0 इक्वल टू 3P0 माइनस रो मरकरी G इंटू 60। और बच्चों ये इधर चला जाएगा और जो P0 है वो क्या बन जाएगा, रो मरकरी G इंटू 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों वायुमंडलीय दाब किसके बराबर आ रहा है, पारे के स्तंभ के 60 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर आ रहा है। तो पारे के स्तंभ के 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और बच्चों आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी अपना कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अपन टेम्परेचर क्या मान के चलेंगे, सेम मानकर चलेंगे। अब बच्चों इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अपन एक दो फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी वही बॉयल के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, आपके पास एक सक्रिय कांच की नली है, वही इस नली को क्षैतिज रखा गया है और इस नली की जो लंबाई है 1 मीटर लंबी आपके पास एक सक्रिय कांच की नली है जो एक सिरे से बंद है और दूसरे सिरे से खुली है। इसमें 15 सेंटीमीटर वायु स्तंभ को, ये 15 सेंटीमीटर का वायु स्तंभ है, इसको 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की सहायता से रोका गया है। और ये बच्चों ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। अब आगे क्या कहा जाता है, यदि इस नली के खुले सिरे को नीचे रखते हुए यदि इस नली को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, यदि इस नली को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि खुला सिरा नीचे रहे, यह अरेंजमेंट हो जाए, खुला सिरा क्या रहे, नीचे रहे, तो पारे का कितना स्तंभ नीचे गिर जाएगा,
पारे का कितना स्तंभ नीचे गिर जाएगा। मैं मान लेता हूं कि पारे का x सेंटीमीटर जो स्तंभ है वो बच्चों नीचे गिर जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो बनेगा वो बनेगा 76 माइनस एक्स, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बनेगा 24 प्लस एक्स। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कुल नली की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, तो निश्चित रूप से पारा जब गिरेगा तो 15 सेंटीमीटर तो ये खाली था, वायु था, 9 सेंटीमीटर ये खाली था, तो ये खाली वाला जो पोर्शन है बच्चों कितना हो गया 24, और x सेंटीमीटर और पारा गिर गया तो 24 प्लस x तो में तो वायु है। अब मान लेता हूं कि बच्चों यहां पर जो दाब है वो पहले P1 था, और निश्चित है जब नली क्षैतिज है तो P1 का मान P0 के बराबर होगा। क्षैतिज दिशा में जाने पर दाब नियत रहता है, तो बच्चों आपको पता है यहां पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो क्षैतिज दिशा में जाऊंगा तो दाब नियत रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए चाहे मैं यहां पे देखूं, यहां पर देखूं, यहां पे देखूं, यहां पर देखूं, दाब समान रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्षैतिज दिशा में जाने पर दाब अपरिवर्तित रहता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाने पर दाब बढ़ता है और ऊपर जाने पर दाब घटता है। तो बच्चों एक तो आपको यह पता चल गया। अब मान लेते हैं कि यहां पर जो दाब है वो क्या है बच्चों, P2। मेरे को ये P2 चाहिए, कैसे निकाले P2? ध्यान दो, यहां पर दाब P2 है, P2 प्लस इधर मैं नीचे जा रहा हूं तो दाब बढ़ेगा, कितना होगा, रो मरकरी जी इंटू 76 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा P0। ये बच्चों अपने पास आ गया, P2 आ गया, ठीक है। और P2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, P0 माइनस रो मरकरी जी इंटू 76 और प्लस रो मरकरी जी इंटू एक्स। अब बच्चों वायुमंडलीय दाब P0 जो है वो मरकरी के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है, तो मैं P0 को ये कह सकता हूं कि रो मरकरी जी इंटू 76 माइनस रो मरकरी जी इंटू 76 प्लस रो मरकरी जी इंटू एक्स, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए P2 जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, रो मरकरी जी इंटू एक्स बन गया। क्लियर है? और P1 की वैल्यू किसके बराबर है, P1 बराबर P0 है, और ये किसके बराबर है, रो मरकरी जी इंटू 76 के बराबर है। अब आपको पता है बच्चों P1 V1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, P2 इंटू V2 के बराबर होगा। P1 V1 बराबर होगा बच्चों P2 इंटू V2 के बराबर। P1 की जगह क्या लिखूं मैं, रो मरकरी जी इंटू 76 इंटू वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, काट क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लंबाई 15 सेंटीमीटर आ गया। P2 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों मैं, रो मरकरी जी इंटू एक्स इंटू V2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, A इंटू 24 प्लस एक्स। अब बच्चों रो मरकरी जी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, रो मरकरी जी और A ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और ये क्या बना मेरे पास 24x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा 76 इंटू 15 या एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 76 इंटू 15, और ये हो जाएगा बच्चों 0। अब ये बच्चों x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चों अपने पास x में द्विघात समीकरण बन गया। x में क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालते हैं, -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी माइनस बी यानी माइनस 24 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 576 माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह माइनस 76 इंटू 15 अपॉन 2a 2 इंटू 1 और ये बनेगी बच्चों माइनस 24 प्लस माइनस 576 प्लस 60 इंटू 76 कह देता हूं इसको, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस 24 प्लस माइनस 576 प्लस 36 42 और 3 45 4560। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे अपन, अपॉन 2 भी आएगा। ये ध्यान देना बच्चों, यहां पर भी बाई 2 आएगा और यहां पर भी बाई 2 आएगा, और x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 24 प्लस माइनस रूट, ये आप ऐड करें यहां पे 4560 और 576 6315 5136 अपॉन 2 माइनस 24 प्लस माइनस, ये लगभग बच्चों इसका जो रूट आएगा वो 71 पॉइंट समथिंग आएगा। बच्चों 71.8 के करीब इसका रूट आएगा। आपको पता है कि अगर ये 4900 होता तो ये एग्जैक्ट 70 आता, तो 70 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 71.8 के करीब आएगा और प्लस 2। अब बच्चों आपको पता है कि माइनस अगर लूंगा तो पूरी x की वैल्यू निगेटिव आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये कितना बचेगा आपके पास, ये कुल मिला के हुआ 71.8 माइनस 24/2, और ये बनेगा बच्चों 0.8। तो ऐसे कैसे बनेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बनेगा, ये बन रहा है बच्चों 47.8/2। और इसको सोल्व करेंगे तो अगर इसको मैं 48 मान लेता हूं 39 पॉइंट, ये बनेगा बच्चों 23.9 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगा। अप्रोक्स बच्चों में कह सकता हूं 24 सेंटीमीटर। तो इसमें से 24 सेंटीमीटर जो है वो पारा क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे गिर जाएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की एनसीईआरटी का क्वेश्चन रह गया, चाहे अपन को टाइम जरूर कंज्यूम हो रहा है लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, और x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों अपन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों अपने पास क्या क्वेश्चन है, एक बात ध्यान दें। ये अपने पास वही एक सक्रिय नली है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसमें 10 सेंटीमीटर के एक वायु स्तंभ को क्या किया गया है, 10 सेंटीमीटर के एक वायु स्तंभ को 8 सेंटीमीटर
पारे के स्तंभ की सहायता से रोका जाता है। क्या है? 8 सेंटीमीटर क्या है बच्चों इसमें? पारा। 8 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की सहायता से रोका जाता है। अब बच्चों यदि इस नली को मैं क्या करूं, इस नली को यदि ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण से झुका दिया जाए तो अब इस वायु स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, यह बच्चों आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि वायु स्तंभ की जो लंबाई है वो x है और पारा स्तंभ तो वही 8 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना बच्चों, आपको पता है कि ये जो पारे स्तंभ की जो गहराई होगी, लंबाई तो वही 8 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर ये कोण 60 डिग्री है तो बच्चों ये कोण 60 डिग्री होगा और ये कोण 30 डिग्री होगा और ये बच्चों आ जाएगी 8 इंटू साइन 30, अर्थात ये जो गहराई है ये बनेगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। सपोज करो बच्चों पहले यहां पे दाब P1 था और अब दाब क्या हो जाता है? P2 हो जाता है। तो इस वायु स्तंभ की लंबाई अब कितनी होगी, ये अपन को ध्यान देना है। अब सबसे पहले आपको पता है बच्चों यहां पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और यहां पर भी दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अब मेरे को P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना मेरे को? P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कहूंगा बच्चों? P0 प्लस रो मरकरी G इंटू 8 बराबर P1 आ गया। और आपको पता है बच्चों P1 जो है वो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है और 8 और जुड़ जाएगा तो बच्चों P1 की वैल्यू कितनी हो गई? रो मरकरी G इंटू 84, ये अपने पास P1 आ गया। अब बच्चों अपन P2 की बात करें तो क्या कहूंगा? P0 प्लस रो मरकरी G इंटू 4 इक्वल टू P0 बचेगा, P2 बचेगा और P2 की वैल्यू बच्चों 76 प्लस 4 कितनी हो गई? 80 रो मरकरी इंटू G के बराबर हो गया। अब आपको ये पता है कि P1 V1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? P2 V2 होगा। P1 V1 का जो मान होगा बच्चों किसके बराबर होगा? P2 V2 के बराबर होगा। और P1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? रो मरकरी G इंटू 84 इंटू A इंटू 10, ये आयतन आ गया मेरे पास। अब बच्चों ये चाहिए आगे मेरे को रो मरकरी G इंटू 80 इंटू A इंटू X। रो मरकरी G और A, रो मरकरी G और A कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 84/8, ये आएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब वायु स्तंभ की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। निश्चित है कि जैसे जैसे आप झुकाते जाओगे तो इस ये जो वायु स्तंभ बन रहा है उसके अंदर दाब घटेगा, वो दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो काट क्षेत्रफल तो फिक्स है, तो वायु स्तंभ की लंबाई बढ़ेगी। ये तो क्लियर आपके वैसे ही हो जाना चाहिए था। तो कुल मिला के जो अब वायु स्तंभ की जो लंबाई आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। वायु स्तंभ की लंबाई कितनी आ गई? 10.5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों अपन ने देखा बोयल का नियम, और इस बोयल के नियम पर आधारित अपन ने क्वेश्चंस देखे।
इसके बाद बच्चों अपन देखते हैं चार्ल्स का नियम। दूसरा जो नियम है बच्चों वो आता है चार्ल्स का नियम। ये क्या है? ये बच्चों चार्ल्स का जो नियम दिया गया वो नियत दाब पर दिया गया। और अगर मैं आदर्श गैस समीकरण से इसको लिखना चाहूं PV इक्वल टू nRT से, तो बच्चों देखो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? चार्ल्स का नियम कहेंगे। नियत दाब पर गैस का आयतन नियत दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। नियत दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। क्या होगा बच्चों? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T होगा, या मैं ये कहूंगा कि V1 अपॉन T1 जो होगा बराबर होगा V2 अपॉन T2 के बराबर। अब पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, अगर मैं V और T के बीच में ग्राफ खींचूं, V वर्सेज और T, V और T के बीच में ग्राफ खींचूं तो निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अलग अलग दाब पर अगर मैं देखना चाहूं, ये जैसे P1 दाब के लिए है और ये बच्चों P2 दाब के लिए है, तो ये तो निश्चित है कि V और T के बीच में जो वक्र खींचूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन जैसे मान लो अलग अलग दाबों पर P1 दाब के लिए ये आएगी, P2 दाब के लिए ये आएगी। अगर मेरे को ये देखना है कि P1 ग्रेटर देन P2 है या P2 ग्रेटर देन P1 है, तो बच्चों क्या करना है आपको? वो आदर्श गैस समीकरण लगाओ। और आपको पता है कि PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब मैं V को कांस्टेंट मानता हूं। अगर V को कांस्टेंट मानता हूं, क्या करें अपन? V को कांस्टेंट मान ले। ये V को मैंने कांस्टेंट कर लिया। जब V को कांस्टेंट करता हूं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो P1 के संगत ताप मेरे पास कम आ रहा है और P2 के संगत ताप ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित है कि P2 ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? P1 होगा। और यदि आपको V वर्सेज T डिग्री सेल्सियस में अगर वक्र पूछा जाए, आयतन का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर के साथ वक्र पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि V बराबर होता है K इंटू T, और मैं कहूंगा V इक्वल टू K, और कैपिटल T की जगह T प्लस 273 कहेंगे, और यह बनेगा बच्चों KT प्लस 273 K, और C की वैल्यू पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव होगा, इसलिए बच्चों ये वक्र ऐसा आएगा। V और T के बीच में जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ ऊपर से जाएगा। ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस के साथ वक्र खींचा गया है या केल्विन में वक्र खींचा गया है। अब जैसे नियत दाब का क्या मतलब है? दाब नियत कब रहेगा? जैसे खुले पात्र में गैस को ऊष्मा देना। जब पात्र खुला है तो दाब हमेशा ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो खुले पात्र में गैस को ऊष्मा देना, अगर ऐसी कंडीशन आती है बच्चों तो चार्ल्स का नियम लगेगा। ठीक है। अब आपको यह कहा गया है
क्वेश्चन है अपना, नियत दाब पर किसी गैस के लिए Vt तथा T के मध्य वक्र होगा। नियत दाब पर किसी गैस के लिए Vt तथा T के मध्य वक्र कैसा होगा, ये आपको पता लगाना है बच्चों। तो क्या कहेंगे अपन, सॉल्यूशन देखें। आपको पता है बच्चों नियत दाब है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, या V बराबर बच्चों KT होगा। अब VT चाहिए मेरे को, तो ये VT बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, KT स्क्वायर। तो y एक्सिस पे क्या लूंगा मैं, VT, x एक्सिस पे लूंगा मैं T। तो निश्चित है कि इसकी जगह मैं लिखूंगा, दो जगह मेरे को चेंज करना है, इसकी जगह y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और श्योर है बच्चों x में 2 घात और y में 1 घात है, तो पैराबोला आएगा। और किसके दोनों ओर आएगा, जिसके 1 घात है। तो बच्चों ये वक्र ऐसा आएगा, इधर नहीं जाएगा। इधर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि परम ताप का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, परम ताप का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, इसलिए बच्चों ऐसा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक खुले पात्र में गैस को ऊष्मा देने पर एक खुले पात्र में, कैसा पात्र होगा, खुला, एक खुले पात्र में गैस को ऊष्मा देने पर बीटा का T के साथ वक्र खींचो जहां बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। ठीक है बच्चों, बीटा किसके बराबर है, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T के बराबर है। अब फिर ध्यान दे ले आप एक बार, सॉल्यूशन देखें बच्चों। आपको पता है कि जब खुला पात्र है तो नियत दाब होगा, और जब दाब नियत है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। और एरर फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चों ये बनेगा डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा T अपॉन T, बनेगा नहीं बनेगा, या डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T बराबर 1 अपॉन T बनेगा। और ये बच्चों बन गया बीटा, तो क्या कहोगे, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T। और बच्चों y एक्सिस पे अपन बीटा लेंगे, x एक्सिस पे T लेंगे, तो दो जगह आपको चेंज करना है। क्या बन रहा है बच्चों, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। और y इज इक्वल टू जब कभी भी कांस्टेंट अपॉन x होता है तो इसका वक्र कैसा आएगा बच्चों, आयताकार अतिपरवलय है। क्या बनेगा, आयताकार अतिपरवलय। तो ये बच्चों अपने दूसरा नियम पढ़ा, और वो था चार्ल्स का नियम। ठीक है, बाकी नियम बच्चों अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।